फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीएनएस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हम अपना आज रजिस्ट्रेशन के कुछ सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सेक्शन 26 से लेकर 28 तक कवर करेंगे, जिसमें हम डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन के बारे में बात करेंगे, और सेक्शन 28 जो हमारा अमेंडमेंट के बारे में कहता है उसको हम विद रूल्स देखेंगे। रूल रहेगा इसका 19। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने जो कवर किए थे, एक बार उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 25 तक हमने रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस कवर किए थे लास्ट सेशंस में। सेक्शन 22 कहता है हमें पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो पर्सन लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सेक्शन 23 में हमने कवर किया था पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 हमें कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी होती हैं, अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती तब भी हमें उसका जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। सेक्शन 25 हमने देखा की प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन के क्या क्या प्रोसेस रहेंगे विद रूल्स, हमने इसको देखा था। आज हम देखेंगे सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 28 तक। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एक बार हम सेक्शन की बैरक की लैंग्वेज देख लेते हैं। सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब डीम्ड यानी मान लिया जाएगा। फ्रेंड्स, बैरक की लैंग्वेज से पहले मैं आपको एक बार इसको लेमन लैंग्वेज में समझा देती हूँ। डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या कहता है? फ्रेंड्स, हमारा जो जीएसटी का पोर्टल है ना, उसे कॉमन पोर्टल हम क्यों कहते हैं? कॉमन पोर्टल इसलिए कहा जाता है कि उसी पोर्टल से हम सेंट्रल भी वर्क करता है, स्टेट भी और यूनियन टेरेटरी भी, सभी उसी पोर्टल पे वर्क करते हैं, इसीलिए इसको जो है कॉमन पोर्टल कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस सेशन में क्या बताया गया है? अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन स्टेट में या यूटी में लिया है, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी ले लिया। ये वाइसा वर्सा होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई अपनी रिजेक्शन की कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वो भी मान लिया जाएगा कि वाइसा वर्सा आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। अगर आपने सेंटर में लगा है तो इसी तरीके से स्टेट में मान लिया जाएगा कि आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। बैरक्स की लैंग्वेज क्या कहती है? द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट or the Union Territory Goods and Services Act shall be deemed to be grant of registration or unique identity number. This act, subject to such condition, the application for the registration or the unique identity number has not been rejected under this act with the same specified in the subsection 10 of 25, notwithstanding anything contained in subsection 10 of section 25, any rejection of application of registration or the unique identity number under the state goods and services tax act or the union territory goods and services act shall be deemed to be reject of the application and of the registration under this act. इसमें क्या कहना चाहता है कि जो सबसेक्शन 25 सबसेक्शन 10 में कहा गया है उसको हम ओवररूल करते हैं। जो भी एप्लीकेशन हमने कोई रिजेक्शन की लगाई है रजिस्ट्रेशन की, वो कैंसिल मान ली जाती है। वाइसा वर्सा, अगर हमने स्टेट में लगाई है तो वो सेंट्रल की भी मान ली जाएगी। लेकिन जो यूआईडी है, जो यूआईएन नंबर होते हैं, उनको जो है रिजेक्शन की एप्लीकेशन कैंसिल तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उनको एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए हियरिंग की। विदाउट हियरिंग वो जो रिजेक्ट की एप्लीकेशन है वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है रीजनेबल और बीइंग हर्ड। ये हमने देखा सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया और डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या है। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। हमें इसमें कहा जाता है कि अगर आपने सेंट्रल में ले लिया है तो वो आपका स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं रजिस्ट्रेशन की, रिजेक्शन की, तो वो भी मान ली जाएगी कि आपका वो रिजेक्ट हो गया, उसमें सेंट्रल में
तो वैसा वर्सा स्टेट में भी आपका मान लिया जाएगा और यूटी में भी आपका मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें जो एक रिस्ट्रिक्शंस है, जो यूआईएन नंबर होते हैं उसकी जो रिजेक्शन की एप्लीकेशन है, अगर हमारा जो ऑफिसर उसे कैंसिल कर, कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उसमें वो जो है एक अपॉर्चुनिटी देगा उनको बी हर्ड कि उनकी बात को सुना जाए एक बार, उसके बाद जो है उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। अब हम देखते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 हमें क्या कहता है, आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्रीन विजिबल होगी। सेक्शन 26 की हेडिंग क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। फ्रेंड्स हमने जब डेफिनेशंस का चैप्टर कवर किया था तो मैंने आपको उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन की जो है डेफिनेशन बताई थी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की फ्रेंड्स डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में डिफाइन की गई है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन को बता देती हूँ। डेफिनेशन क्या कहती है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली undertakes transaction involving supply of goods or service or both in the course of furtherance of business, whether as a principal agent or in any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक जो एग्जांपल है वो हमारा बनता है, अगर हम कोई एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, मान लीजिए हमारा एग्जीबिशन दिल्ली से बॉम्बे में है, तो इस तरह का, क्योंकि बॉम्बे में उनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो उनको इस पर्पज के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन किस में होगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए होगा। अब एक बार देखते हैं नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन जो है हमें सबसे 2 के 83 में डिफाइन की गई है। सॉरी सेक्शन 277 में डिफाइन की गई है। नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन who occasionally undertake transaction involving supply of goods or services or both, whether as an agent or principal or in the other capacity, who has no fixed place of business or resident in India। फ्रेंड्स इन दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए इनको एक साथ ही सेक्शंस में कवर किया गया है। इसमें क्या कहता है, एक बार लेमन लैंग्वेज में देख लेते हैं। जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है, वो अपना जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है बिफोर कमेंसमेंट 5 डेज प्रियर टाइम उनको जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन लेने से पहले उनको जो है एक एडवांस अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है, और उसके बाद ही जो वो है सप्लाई कर पाएंगे उस टेरिटरी में। अब हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। बैरेट्स की क्या कहता है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन issued to a casual taxable person or non-resident taxable person shall be valid for a period specified in the application for registration or 90 days from the effective date of registration, whichever is earlier, and such person shall make taxable supply only after issuance of certificate of registration, provided that the proper officer may, on sufficient cause being shown by the said taxable person, extend the said period for 90 days by a further period of extending 90 days। इसमें क्या कहता है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और जो नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है, उनको जो सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा वो फर्स्ट 90 डेज के लिए किया जाएगा, और या जो उन्होंने अपनी इफेक्टिव डेट दी है तब तक ही उनका वैलिड रहेगा। इसमें वो फर्दर टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिस अगर चाहेगा तो उनके लिए फर्दर 90 डेज का जो है टाइम को एक्सटेंड कर देगा, इससे ज़्यादा वो एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी उनको। अगर इससे ज़्यादा उनको वहाँ पर काम अपनी सप्लाईज करनी है तो उनको एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और उसके लिए उनको कोई फिक्स अमाउंट जो है अमाउंट डिपॉजिट करना नहीं होता। अब देखते हैं सबसेक्शन 27(2) क्या कहता है, a casual taxable person or a non-resident taxable person at a time of submission of application for the registration under section 1 of section 25 make an advance deposit of tax in amount equivalent of the estimated tax liability of such person
फॉर द पीरियड विच द रजिस्ट्रेशन एज इज सोट, मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें प्रोविजन ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज सॉट अंडर सबसेक्शन 1, such taxable person shall deposit an additional amount of equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the extension is sought। अगर इसमें प्रोविजन में क्या कहा गया है, अगर वो फर्दर 90 डेज का जो टाइम पीरियड एक्सटेंड करते हैं तो उनको फिर से जो है एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट कराना होगा, तभी जो है उनका एक्सटेंशन उनको मिलेगा और तभी उसके बाद वो जो है सप्लाई कर पाएंगे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द अमाउंट डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और सच पर्सन एंड शैल बी यूटिलाइज्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 49 के अकॉर्डिंग फिर वो जो कैश डिपॉजिट है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स हमने देखा सेक्शन 27। सेक्शन 27 आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। एक बार ब्रीफ समझ लेते हैं हमने क्या देखा। सेक्शन 26 कहता है, सेक्शन 27 कहता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर बिजनेस रन करना चाहता है टैक्सेबल टेरिटरी में तो उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बिफोर 5 डेज पहले उनको अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जब वो एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनको जो है एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी उनको एडवांस में पे करनी पड़ेगी, तभी वो है उसके बाद जो है वहाँ के सप्लाई कर पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको एग्जीबिशन का बताया। इसमें प्रोविजो ऐड किया गया। प्रोविजो क्या कहता है, अगर वहाँ पर आपकी एग्जीबिशन का सपोज टाइम एक्सटेंड हो जाता है, 90 डेज और रन करने वाली है, तो वो फर्दर जो है उसके लिए एडवांस उनको जमा कराना होता है, तभी वो उसके बाद जो है अपनी सप्लाई कर पाएंगे। ये हमने देखा सेक्शन 27। अब हम देखते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका जो रूल रहेगा, रूल 19 है इसका। रूल 19 के अकॉर्डिंग ही हम जो है रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कर पाएंगे। इसमें क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड अ पर्सन टू whom a unique identity number has been assigned shall inform the proper officer of any change in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto in such form and manner within such period as may be prescribed। इसमें क्या कहता है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन पर्सन है या यूएन है जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो विद इन 15 वर्किंग डेज उनको जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है, अमेंडमेंट करनी होती है रजिस्ट्रेशन में। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर में ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 और एज ascertained by him approve or reject amendment in registration particulars in such manner and within such period as may be prescribed। prescribe means friends जो भी रूल्स में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ही जो हमको अप्रूवल या रिजेक्शन मिलेगा। इसमें प्रोविजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडमेंट इन पर्टिकुलर as may be prescribed, provided further that the proper officer shall not reject the application of amendment in registration particular without giving the person an opportunity of being heard। Any rejection of approval of amendment under the State Goods and Services Tax or Union Territory Goods and Services Act as may be shall be deemed to be reject or approval अंडर दिस एक्ट। इसमें क्या कहता है, अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन की, वो आपको कैसे करनी है, अगर कोई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन या यूएन जो है उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल की थी उसके बाद उनमें कोई चेंजेस होते हैं, सपोज जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, कोई रेंटल पे था उसका जो है प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया है, या फिर बैंक डिटेल चेंज हो गई है, या फिर हमारा जो गुड्स या सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ फर्दर चेंजेस आते हैं, तो वो हमें चेंजेस की इंफॉर्मेशन पोर्टल पर विद इन 15 वर्किंग डेज हमें अपडेट करनी है, अपनी अमेंड करनी होगी। अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड है तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बीइंग हर्ड की कि आपने ऐसा क्यों किया। विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी उसको जो है प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट नहीं कर सकता है। जो इसका रूल रहेगा रूल 19 के अकॉर्डिंग, रूल 19 हमें क्या कहता है,
रूल 19 हमें कहता है अगर अमेंडमेंट करनी है, हमने फॉर्म RAC 01 फाइल किया, अगर पेन से रिलेटेड कोई, अगर मान लीजिए किसी जो हमने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके पेन चेंज होने की वजह से कुछ अमेंडमेंट है, तो हमें उसमें अमेंडमेंट नहीं होगी, फिर हमें उसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन ही रजिस्ट्रेशन की लगानी होगी। और जो अमेंडमेंट का फ्रेंड्स फॉर्म होता है, फॉर्म RAG 14 जो है हमें फॉर्म फिल करना होता है। मान लीजिए हमारा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ अमेंडमेंट है, हमें अमेंडमेंट करनी है, हमने फॉर्म RAG 14 फिल किया, अगर प्रॉपर ऑफिसर को इसमें कोई डेफिशिएंसी फाइंड आउट होती है तो हमें फॉर्म RAG 03 जनरेट हो जाएगा और उसका रिप्लाई हमें देना है फॉर्म RAG 04 में। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो वो आपका जो है अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगी फॉर्म RAG 015 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई रिजेक्शन होती है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है आपकी जो आपने डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग रिप्लाई दिया, तो आपको फॉर्म RAG 05 में रिजेक्शन का जो है रिजेक्ट कर देगा प्रॉपर ऑफिसर उसमें। फ्रेंड्स, कुछ अमेंडमेंट ऐसी हैं जो आपको, जिसको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जो अमेंडमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की GST पोर्टल पर, उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, अमेंडमेंट इन कोर फील्ड एंड अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड। अमेंडमेंट इन कोर फील्ड में हम किस तरह के अमेंडमेंट करते हैं, अगर हमारा कोई लीगल नेम में कोई चेंजेस हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में कोई चेंजेस हैं, या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस में कोई चेंजेस हैं, तो इस तरह की जो चेंजेस हैं वो हमें कोर फील्ड में देने होते हैं, और उसके लिए हमारे पास 15 वर्किंग डेज का हमारे पास टाइम होता है प्रॉपर ऑफिसर के पास। विदिन 15 वर्किंग डेज जो है आपका वो अप्रूवल हो जाता है। करते हैं बात नॉन कोर फील्ड की। नॉन कोर फील्ड में किस तरह की आप चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ मोबाइल नंबर चेंज करना है, या फिर आपको कोई ईमेल आईडी चेंज करना है, या आपको कोई HSN की डिटेल या SSC की डिटेल चेंज करनी है, कुछ अमेंड करना है उसमें, या फिर आपको कोई बैंक डिटेल में कुछ अमेंडमेंट है, इस तरह की जो अमेंडमेंट होती हैं वो हमारी नॉन कोर फील्ड में जाके अमेंड की जाती हैं, और इसके लिए हमें कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सपोज फ्रेंड्स, अगर हम कोई कोर फील्ड में जाके अमेंड कर रहे हैं प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो हमें उसको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि हमारा रेंट एग्रीमेंट हो गया, लीज हो गया, म्युनिसिपल पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच करने होते हैं। उसके बाद ही जो है हमारा वो है एप्लीकेशन जो हमने लगाई है वो अप्रूव करी जाती है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। लेकिन नॉन कोर फील्ड के लिए हमें कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने होते हैं। ये हमने देखा फ्रेंड्स अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में किस तरीके से की जाती हैं। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में सेक्शन 26, सेक्शन 27 और सेक्शन 28 को कवर किया। फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी सेक्शन जो हमने आपको समझाए वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं कि हाँ आपका जो आपने लेक्चर हमारे को दिया उसमें हमें कुछ और फर्दर क्लियरिटी चाहिए, या फिर आपको और एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट सेशन में हम अपना रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे, सेक्शन 29 और सेक्शन 30 हम उसमें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।